नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। तो कोरोना प्रचंड होता जा रहा है और बड़ा सवाल ये कि क्या टीके से जंग जीती जा सकती है। दुनिया भर के देशों से तो यही लगता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अब जो दोनों डोज लगवा चुके हैं उनके लिए मास्क अनिवार्य अब नहीं किया और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। ऐसी जानकारी वहां से आ रही है। तो यूरोपीय देश जो है, यूरोपियन कंट्रीज, उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरीके की जानकारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके जल्द ही स्कूल्स को खोलने तक और दूसरी तमाम पाबंदियों को हटाने के बारे में विचार किया जा सकता है। तो उधर भारत की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है और अभी भी पहली डोज करीब 10% लोगों तक ही पहुंची है और ज्यादा से जल्द इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ाना होगा और इस पर काम और तेजी से युद्ध स्तर पर करना होगा, तभी जाकर कोरोना से जंग जीती जा सकती है। और इसी बीच कोरोना के केसेस में लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। 3 लाख से ऊपर केसेस लगातार आ रहे हैं। कुछ राज्यों में कमी आई है और ओवरऑल देश का भी अगर आंकड़ा देखें तो रोजाना आने वाले मरीजों में थोड़ी कमी जो है वो देखी जा रही है। तो इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अब लहर धीमी पड़ रही है और क्या पीक आ चुका है, ये भी एक बड़ा सवाल। और दूसरा एक ये भी सवाल कि अगर परिस्थितियां इसी तरीके से चलती रहेंगी लंबे समय तक तो हमारी तैयारी कितनी है, हमारे स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कितनी है और स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी कितनी है। उसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कोविड केयर सेंटर्स जो अस्थायी तौर पर बनाए गए हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हरियाणा में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ गया है। और इसी तरह दिल्ली में भी, हिमाचल में भी और तमाम दूसरे राज्यों में भी, पंजाब में भी लॉकडाउन को 1-1 सप्ताह के लिए और आगे अब बढ़ा दिया गया है। तो इसी तरीके से अब चीजें चल रही हैं। राज्य दर राज्य अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बात आज हरियाणा की करेंगे और हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरीके की और डॉक्टर्स क्या समझते हैं, क्या ये पीक आ चुका है, क्या नंबर जो है वो वाकई अब कम होते चले जाएंगे, इस पर हम जानेंगे भी। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की का वो बयान जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि 1 सप्ताह के लिए और इस कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षित हरियाणा इस नाम से चल रहा है, जिसको सामान्य भाषा में लॉकडाउन ये भी कहा जाता रहा है। इसका नाम बदला है जानबूझकर और इसकी अवधि वर्तमान में जो चल रहा है कल प्रातःकाल 6 बजे समाप्त होने वाली है। आगे क्या किया जाए तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और अगर ये संख्या और हमारी प्रतिदिन अभी जो लगभग 9,000 10,000 के आसपास पहुंची है, अगर 1,000 भी प्रतिदिन तक घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है 1 सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। तो अभी गति जो है थोड़ी धीमी पड़ रही है, इसीलिए सख्ती की जरूरत अभी वाकई है। निश्चित तौर पर अगर अभी ढील छोड़ देंगे तो मामले फिर से बढ़ने लगेंगे। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने भी कुछ इसी तरीके के संकेत दिए हैं कि मामले अब कम हो रहे हैं। उसके बाद तमाम जो सवाल अब सामने आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। पहले बयान सुनिए गृह मंत्री का, क्या कुछ उन्होंने कहा। उनकी मेहनत का नतीजा भी निकल रहा है। हमारे हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 के करीब एक्टिव मरीज थे, जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। तो अब जो है मरीजों की संख्या घट रही है, ये अच्छी खबर है। सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं चीजें। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि पीक आ चुका है और अब धीरे धीरे ये नंबर जो है वो कम होता चला जाएगा। इसी के साथ और भी ये भी सवाल है कि क्या अब कोरोना की रफ्तार और कम पड़ती चली जाएगी और कुछ महीने पहले तक की जो परिस्थितियां थी वापस हम उन्हीं परिस्थितियों में लौट जाएंगे। और क्योंकि तीसरी लहर की भी बात इसी बीच निकल करके आई थी और तो क्या उसके लिए भी अभी हमें तैयार रहना चाहिए और अभी जो पाबंदियां हैं और जो तैयारियां उसमें कमी न ला करके इसे और तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। तमाम सवाल हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लोकेश पीजीआई रोहतक से जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं शाह हॉस्पिटल कैथल से। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर लोकेश, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी टीम लगातार जो है वो काम कर रही है और देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में और पीजीआई के अंदर आने वाले तमाम मरीजों को भी आप देख रहे हो, पूरा डेटा भी आप लोग इकट्ठा कर रहे हो और उसकी स्टडी भी साथ साथ हो रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार आपकी टीम काम कर रही है। तो आप हमें पहले ये समझाएं कि पिछले 1 साल के दौरान और मौजूदा परिस्थितियों में
कोरोना को आप लोगों ने किस तरीके से, आपकी पूरी टीम ने कैसे स्टडी किया और कैसे इससे फाइट जो है वो की जा रही है? क्योंकि मरीज जो है उनको तो लगता है कि डॉक्टर के पास चले गए तो जान बच जाएगी और वो इलाज कर देंगे, क्योंकि और लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर के सामने भी बहुत सारी चीजें ये हैं, क्योंकि कोरोना अपना रंग रूप बदलता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो समझने वाली बातें हैं और थोड़ी जनता को भी समझ आए, वो आप अगर हमें बता सके डॉक्टर लोकेश। गुड इवनिंग अरुण जी। जी सर, गुड इवनिंग। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पिछली वेव में कोरोना था और इस बार जो कोरोना है उस बार उसके स्ट्रेन में चेंज हो गया। जो अभी सेकेंड टाइम है वह स्टार्ट हुआ था हमारा ब्रिटेन और यूके से, उसके बाद अमेरिका होकर अब इंडिया में पहुंचा है और इंडिया में स्ट्रेन का नाम है B1.617। उससे पहले जो ब्रिटेन में था वह था B1.1.7। ओके, और जो अभी कंसर्न है इंडिया में जिसे डबल स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, बेसिकली ये है मोर डेंजरस बिकॉज ये बहुत ही रैपिडली फैल रहा है, जिसके कारण जो पेशेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमने अभी भी देखा है रिसेंटली, जो लास्ट टाइम नंबर मैक्सिमम 98 to 98,000 पर डे गया था, वो इस बार 4.45 लाख को टच करके आया है। अब रिसेंटली 3 लाख के आसपास पर डे के केस आ रहे हैं इंडिया में। तो मैं कहना चाहूंगा जो ये वाला स्ट्रेन है वो बेसिकली फैल जाता रहा है, लेकिन इसका ये फायदा, इसका जो रूप है उसमें ये भी बताया गया है कि जो भी पेशेंट वैक्सीनेटेड हैं आइदर बाय कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनके ऊपर यह ज्यादा सीवियर बीमारी नहीं ला पा रहा है। ओनली माइल्ड ही सिम्टम आते हैं जो भी पेशेंट वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हें। अच्छा, दूसरी चीज एक और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब क्योंकि नंबर्स कम हो रहे हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी ये संकेत थोड़े दिए गए कि नंबर्स अब कम हो रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि रोहतक में भी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों के मुकाबले एक भी डेथ न होना पिछले दिन, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव दिखाता है चीज़ों को। तो क्या उस डायरेक्शन में भी अब सोचा जा सकता है या फिर ये माना जा सकता है कि जो पीक है वो आ चुका है, अब ये डाउनवर्ड जो है वो जाने वाला है पूरा आंकड़ा? जैसा कि अभी तक का डाटा आ रहा है और जो हमने देखा है कि पहले जो पेशेंट्स की जो संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो अभी रिसेंटली एक लेवल पे आकर स्टैटिक हो गई है। और जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो भी ये देख रहे हैं कि अराउंड 23 मई वहां पर एक कोरोना का पीक को माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो कोरोना के केस हैं वो 4.5 लाख के बाद 3 लाख के आसपास रुक गए हैं, वह उससे आगे ज्यादा रैपिडली नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मान सकते हैं कि जो वायरोलॉजिस्ट भी हमारे देश के कह रहे हैं कि 23 मई के आसपास इसका पीक आ जाएगा, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये भी बताएं कि इस पूरी बीमारी से, क्योंकि नए स्ट्रेन से भी लड़ते वक्त और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि नई नई आप लोगों के सामने आ रही होंगी, क्योंकि सिम्टम्स बदल रहे हैं, शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ कुछ और चीज़ें थी और अब आते आते दूसरी लहर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और सिम्टम्स ज़्यादातर मरीजों में हमने देखा है कि अलग अलग भी देखने को मिल रहे हैं। उस चीज़ को आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर सिम्टम का वेरिएशन बहुत है, लेकिन जो प्राइमरी सिम्टम है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली लंग्स से रिलेटेड है। अपर रेस्पिरेटरी में पेशेंट को नाक में दिक्कत, गले में किसी खराश की तरीके से बुखार आना, सूखी खांसी होना एवं उसके बाद में सांस फूलना। जब से पेशेंट को सांस फूलने की अगर दिक्कत चालू होती है तो उसका अंदाजा सीधे से यह लगाया जाता है कि पेशेंट के फेफड़े भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। तो उस समय उसकी जो बीमारी है उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स हैं जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में चले जाते हैं, जहां उनकी रेस्पिरेटरी रेट, जो उनकी सांस लेने की है वह तेज गति से चलने लगती है, साथ ही उनका जो ऑक्सीजन का स्तर है वह कम होने लगता है। और जब वो ऑक्सीजन लेवल 94 से कम चला जाता है तो हम उसे मॉडरेट डिजीज कहते हैं, 90 से कम चला जाता है तो सीवियर डिजीज कहते हैं। तो उन मरीजों को फिर इलाज करने के लिए जो भी आज तक का अवेलेबल जो ट्रीटमेंट है वो हमको दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे प्रोग्नोसिस पुअर होता चला जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बात करेंगे। डॉक्टर लोकेश आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश, एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहता हूँ, अभी जो बात डॉक्टर लोकेश कह रहे हैं और दूसरी बात सरकार की तरफ से भी कुछ संकेत ही आ गए हैं और फिर कुछ डेटा भी बता रहा है कि अब नंबर्स जो डेली पेशेंट आ रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। ये किस तरफ संकेत करता है, या फिर इसे बिल्कुल भी कोई संकेत इससे अभी ना लिया जाए और इसे कुछ बस थोड़ा सा हल्का फुल्का वेरिएशन समझा जाए और आगे की अपनी तैयारी को और मजबूत रखा जाए? डॉक्टर राजेश। डाउनवर्ड ट्रेंड है और पहले से पेशेंट जी पहले 4 लाख 3 लाख समथिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा और हम देख रहे हैं कि ज्यादा डेथ हुआ हमारा और ज्यादा जैसे पेशेंट ज्यादा और अभी थोड़ा तो है, लेकिन अभी कहना थोड़ा है
अपनी पीक आना सब कह सकते हैं। तो अभी क्या माना जा सकता है कि पीक जो है वो, जैसे कि अभी डॉक्टर लोकेश भी कह रहे हैं, और 23 मई तक, और कहा जा रहा था कि मई मिड तक जो है वो पीक आ जाएगा, उसके बाद इसका डाउनवर्ड हम देखेंगे। तो आगे अब क्या यही चीज़ हम देखते चले जाएंगे, डेटा में इसी तरीके से कमी आती रहेगी? हाँ, डेटा तो आ रहा है सर, आगे थोड़ा और डाउनवर्ड। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सही प्रकार से मिल नहीं रही है। मेरी टीम से गुजारिश है कि वो इस तकनीकी खामी को थोड़ा दुरुस्त करें ताकि आपसे और ज़्यादा हम बात कर सकें। डॉक्टर लोकेश, एक चीज़ हम देख रहे हैं, क्योंकि अब रूरल एरिया में भी वायरस ने एंट्री की है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से की है, और वहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये देखी गई है, क्योंकि हमारी टीम लगातार अलग अलग गाँव में जाकर, रूरल एरियाज़ में जाकर के वो स्टडी कर रहे हैं कि लोग टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, अपनी बीमारी को घर में ही मतलब छुपा करके भी रख रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये ओपन भी नहीं कर रहे हैं कि वो वहाँ पर कोई बीमार है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार है, और ज़्यादातर मौतें भी हुई हैं। आपके सामने भी चीज़ें आई होंगी, उसको कैसे आप लोग समझ रहे हैं, और उसके पीछे की वजह क्या है कि ज़्यादा नंबर वहाँ से आना, और दूसरी बात ये कि लोगों का टेस्टिंग के लिए भी ना आना? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो पूरा प्रचार हो रहा है सरकार की तरफ से भी, हर कहीं पे गाइडलाइंस लगी हुई हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, लेकिन अभी भी आफ्टर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में भी हम देख रहे हैं कि गांव के लोग अभी भी इन बातों को नहीं मान रहे हैं। हाँ। वो आज भी वहाँ पर लोग आपस में बैठते हैं, आपस में खाना खाते हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। हाँ हाँ। साथ में जो भी वो सिम्टम आते हैं डिजीज के, जैसे कि उनका गला खराब होता है या उन्हें खांसी हो रही है, तो उसे वो हल्के में लेते हैं। हाँ, वह सोचते हैं कि यह तो नॉर्मल मौसमी बीमारी का ही सिम्टम हो सकता है, हर बीमारी कोविड नहीं है, बिल्कुल। और अगर हम अस्पताल में चले गए तो हमें तो कोविड लेबल लगा दिया जाएगा। आज भी वो उसको सोशल स्टिग्मा की तरह ही फील कर रहे हैं, और हाँ। जब वो सीवियर बीमारी में पहुंचते हैं, तब अस्पताल में आते हैं, तब उनका इलाज करना और हमारे लिए गंभीर हो जाता है, और उनका जो इलाज का प्रोग्नोसिस है वो भी पुअर हो जाता है। हाँ। तो वो हम देख रहे हैं कि गांव में इस बार सीवियरिटी और नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर लोकेश, इसमें आपको नहीं लगता कि अब देखिए, अगर गांव में टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी और पेशेंट्स अगर ज़्यादा आते हैं, तो फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसको मैच नहीं करता उस लेवल को, और हम उतना शायद उतने पेशेंट्स को ना संभाल पाएँ, और जैसे कि हालात पिछले दिनों आप लोगों ने खुद भी देखे हैं, आप लोग जूझते आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर अभी से ही टेस्टिंग कर ली जाएगी और पता लग जाएगा कहाँ कितने पेशेंट्स हैं, तो उसके बाद की तैयारी क्या है, कैसे इससे फाइट किया जा सकता है, उनको संभाला कैसे जाएगा? जैसे कि हम गांव में अगर बेसिकली दो तरीके का है, एक तो एक्टिव सर्वेलेंस, एक पैसिव है। हाँ। पैसिव यह है कि पेशेंट जब अस्पताल में आया अपनी दिक्कत लेकर, हमने उसे देखा। हाँ। तो एक्टिव सर्वेलेंस यह है कि हम गांव में जाकर सबका एटलीस्ट रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ। जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए एक सेंसिटिव टेस्ट है। हाँ। अगर उनमें से हम पाते हैं कि ये सब पॉजिटिव पेशेंट्स है, तो हम उन्हें बेसिकली माइल्ड स्टेज पर ही और एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पर ही हाँ। ठीक कर सकते हैं, उन्हें अलग रहकर, ताकि वो आगे बीमारी को ना फैलाएं। हाँ। और बाकी RT-PCR जो है, जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस टेस्ट है, इन सब की सुविधा भी हमें थोड़ा पेरीफेरी में भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी यह होता है कि सैंपल गांव में कलेक्ट होता है और वह फिर शहर में आता है, तो बिल्कुल। बहुत डिले होता है उसका रिपोर्ट। हाँ, अच्छा, इसको लेकर एक चीज़ और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, मेडिकल साइंस की बात है। मैं बहुत ज़्यादा उसका जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ, क्योंकि इतने लेवल पर, इतने बड़े पैमाने पर 6700 गांव है पूरे प्रदेश में, सब घर घर जाकर टेस्टिंग करना एक लंबा प्रोसेस है, और जब तक हम सब लोगों तक पहुंचेंगे, हो सकता है कि वो लोग दूसरे लोगों से मिल चुके हों और बीमारी और ज़्यादा फैल चुकी हो। तो क्या शुरुआती स्तर पर ये किया जा सकता है कि मोटे तौर पर देखा जाए किस किस घर में जो बेसिक सिम्टम्स हैं, वो अगर किसी को हैं तो उनको आइसोलेट पहले ही कर दिया जाए, टेस्टिंग जो है वो बाद में अगर धीरे धीरे होती रहे, उनको आइसोलेशन पहले ही किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी तरीके से उसको किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, अगर हमारे सारे गांव तक भी अवेयरनेस फैलाई जाए कि पेशेंट को अगर कोई भी सिम्टम आता है, तो आज के दिन उसे, चाहे वो नॉर्मल फ्लू भी हो, लेकिन आज कोरोना ही मानकर कि उसे कफ है, वो सॉर थ्रोट है, किसी भी तरीके का सिम्टम है, तो उसे कोरोना मानकर ही उन पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि वह आगे उस जो चेन है उसको ना बढ़ा पाए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर राजेश, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम की बात है, अब ये देखा जा रहा है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमेरिका ने तो कह दिया जिसको डबल डोज जो ले चुके हैं वैक्सीन की, वो अब मास्क लगाए बगैर वो आराम से घूम सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं, यानी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार अगर बढ़ाई जाती है तो बीमारी का खतरा जो है वो बहुत कम किया जा सकता है। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं
स्पीड बहुत कम है और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हम वैक्सीनेशन की तरफ अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं। डॉक्टर राजेश, इसके पीछे की वजह और इससे निपटने के तरीके आपको क्या लगता है, क्या हो सकते हैं? एक तो सब लोगों को समझाना पड़ेगा वैक्सीनेशन के फायदे के बारे में। जी। लोग ज्यादातर रूमर में रहते हैं, भाई इंजेक्शन लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोगों को पता नहीं है ग्रामीण लेवल में जो लोग हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि अगर लगवाने लोग जाएंगे भी तो वैक्सीनेशन की कमी होना, शॉर्टेज होना, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। हमने देखा है कि केवल डेफिनेटली थोड़ी कमी है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाएंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। हाँ। लोगों को शिक्षित करना होगा इसके बारे में। जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएंगे उतना ही हम खतरे से बाहर होते जाएंगे। वैक्सीनेशन ही हमें तीसरी लहर से बचा सकता है इसके लिए। और दूसरी बात हम और ये हम जो कर रहे थे अभी डॉक्टर राजेश, क्योंकि गाँव में अब कोरोना अगर एंट्री कर रहा है वहाँ पर ये पता चल रहा है और सर्विस में पता चल रहा है, और हमारी टीम जब लोगों से बात करी तो कहते हैं कि टेस्टिंग कराने नहीं जाएंगे। जो लोग टेस्टिंग कराने से ही इतना डर रहे हैं। दूसरी बात ये कि तो वैक्सीनेशन के लेवल पर आते आते, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसके जो सकारात्मक पहलू हैं उसको। तो इस चीज़ से कैसे निपटा जाए इन चीज़ों को देखते हुए? बस बेसिकली तो गांव वालों को समझाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इंजेक्शन ही आपके लिए फायदेमंद है। और जैसे भी हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, हाँ। कैंप वगैरह लगा रहा है गांव में, बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो मैक्सिमम लोगों को इससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोग आए, बाहर निकलें और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन ही एक चीज है जो हमें बचा सकती है आने वाले खतरे से। अच्छा, दूसरी बात, अगर टेस्टिंग के लेवल पर बात की जाए तो क्योंकि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जाकर और सभी को टेस्ट कर पाना ये बहुत कम समय में ये पॉसिबल अभी नहीं है। हम उस स्तर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बढ़ा पाए हैं। और दूसरी बात ये कि टेस्टिंग करने के बाद अगर पॉजिटिव आते हैं, और जब तक हम टेस्टिंग करते हैं तब तक कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों से और मिल चुका होता है, बीमारी को स्प्रेड कर चुका होता है। तो उससे निपटने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं जो इमीडिएटली अपनाए जा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना हो, जो आपको समझ आता है? यही है सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे। जैसे भी पेशेंट है माइल्ड सिम्टम वाले, खांसी जुकाम बुखार वाले हैं, उनको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। हरियाणा में अभी किया भी है मुख्यमंत्री जी ने, 8,000 टीमें बनाई हुई हैं हाँ। जो गांव-गांव जा रही है और टेस्टिंग लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, टेस्टिंग कर रही है उनके लिए। हाँ। तो इसी के लिए गांव में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं। कई बेडेड के हॉस्पिटल भी हरियाणा में बने हैं। तो अभी पॉजिटिव तो हो रहा है पहले से। ठीक तो है। उम्मीद है कि हम इसको बरकरार रखेंगे आगे और चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी, इसकी उम्मीद है डॉक्टर राजेश। जी। इसकी उम्मीद है कि चीजें बेटर होए और वैक्सीनेशन की गति तेज होए। हाँ। डॉक्टर लोकेश, एक चीज़ और आप हमें बताइए, क्योंकि आपकी टीम और डॉक्टर ध्रुव की बात करें तो वो भी लगातार चीज़ों को शुरुआती स्तर से ही देख रहे हैं और आपकी पूरी टीम लगी हुई है इन चीज़ों को देखते हुए। कोरोना की तीसरी लहर की जो अब बात की जाने लगी है, उसको देखते हुए आपकी टीम का इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या आप देखते हैं कोरोना वायरस को लेकर क्या थर्ड वेव तक भी चीज़ें जा सकती हैं? और अगर जाती हैं तो ये भी कहा गया है कि वो इस बार बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो इसको लेकर आप लोग क्या समझते हैं, देखते हैं चीज़ों को? बेसिकली जो अभी तक का डाटा है उसमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव भी आना बाकी है। हाँ। तो उससे पहले हम अभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब हम सेकंड वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम काफी पीछे रह गए थे शुरुआती दिनों में, हाँ। जिसे अब हम पूरा कर रहे हैं। हाँ। तो हमारी जो टीम है वह भी इस काम में लगी हुई है। और आगे जब स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बात होती है जहाँ पर भी सरकार काम कर रही है, लेकिन इस सब तैयारी को थर्ड वेव तक के लिए कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। हाँ। जिस हिसाब से हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में जो लोग बिक्री हो गए थे, तो हाँ। उस चीज को इस बार नहीं दोहराना चाहिए। हाँ। इस बार हमें बिल्कुल अभी भी ये जो सेकंड वेव अगर चली जाती है उसके बाद भी हमें कंटिन्यूसली जो भी चीजें हैं उनको अपनानी चाहिए। जो भी मॉडिफिकेशन हमारी लाइफ स्टाइल में आया है उससे हमें अपना के रखना ही चाहिए, अंटिल कि ऐसा ना हो कि जब थर्ड वेव आए तो हमें अगेन यही दिक्कत वापस से फेस करनी पड़े कि वापस से ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है, या कुछ दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है। हाँ। तो हमें ये चीजों को कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना चाहिए और बेटर बनाना चाहिए। और दूसरा, वैक्सीनेशन की अगर बात करें, क्योंकि वैक्सीनेशन की स्पीड कम होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में और भी वैक्सीन आ जाएंगी। स्पुतनिक का भी इंडिया आ चुकी है, तो 3 वैक्सीन जो है अब
हो जाएंगी तो उसके अलावा और भी कंपनीज को भी वैक्सीन का प्रोडक्शन करने के लिए बात चल रही है। तो चीज़ें धीरे धीरे अगर बढ़ती हैं तो आपको लगता है कि कितने समय के अंदर अंदर अगर हम मैक्सिमम मेजॉरिटी को अगर हम वैक्सीनेट कर देंगे तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी? बेसिकली जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तो लेस देन 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो पाई है, अराउंड 17 करोड़। बिल्कुल। तो हमें बेसिकली वैक्सीनेशन की स्पीड को ही बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो इनिशियली था कि 45 ईयर्स से अबव जो हमारे हाँ। सिटीजन्स हैं उनको वैक्सीन लगेगी। अब सरकार ने 1 मई से 18 ईयर्स से अबव जो भी लोग हैं उनके लिए हाँ। भी वैक्सीनेशन को खोल दिया है विद रजिस्ट्रेशन। लेकिन हाँ। इस स्पीड को अभी और भी बढ़ाने की जरूरत है। जब तक कि हमारी टोटल पॉपुलेशन की अराउंड 60 to 70% पॉपुलेशन हाँ। वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती है, फुल्ली वैक्सीनेटेड, जो कि हम कहते हैं कि आफ्टर सेकेंड वैक्सीनेशन हाँ। उसके बाद 2 वीक उसके बाद हम पेशेंट को फुल्ली वैक्सीनेटेड मानते हैं। हाँ। तो जब तक हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये जो चेन है ये नहीं रुक पाएगी। बेसिकली पेशेंट बढ़ते चले जाते हैं और वह रुक नहीं पाते हैं। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी टीम की रिसर्च या स्टडी क्या कहती है कि इंडिया में जो सेकेंड वेव आई है, क्या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं? ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बेसिकली जो पेशेंट्स हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम आ जाते हैं या जो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, हाँ। उनके अंदर बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी है कि वह अपने जो बाहर से फॉरेन बॉडी है, जो एंटीजन है, हाँ। वो बॉडी में प्रवेश कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है, जिसे हम हाँ। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जी। तो जो भी पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स के साथ रिकवर कर गए हैं, हाँ। उनके अंदर भी ये एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है और फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स हाँ। वो उनको प्रोटेक्शन देती है। ओके। ठीक है डॉक्टर राजेश, आखिर में आपसे हम समझना चाहते हैं वैक्सीन को लेकर। आपने भी कहा कि लोग अभी उतना जागरूक नहीं है, तो हम क्योंकि कुछ मोटे तौर पर चीज़ें हैं। पहली तो ये कि वैक्सीन लगाने से कुछ केसेस ऐसे आ गए जिसमें मौत हो जाना या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ें और खबरें ऐसी सामने आई, तो उसके बाद लोगों में एक डर बन गया। और दूसरा ये कि अगर एक बार हमने वैक्सीन लगवा ली तो फिर हर बार कोई वायरस आएगा तो हम वैक्सीन के बगैर हम ठीक नहीं हो पाएंगे। ये अभी सोच है आम लोगों के बीच में, तो इसको आप कैसे समझा पाएंगे? लोग, अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ पाएं और आगे बढ़कर वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए आगे जाएं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वैक्सीन सभी लगवाएं। वैक्सीन से आज तक किसी की डेथ नहीं हुई। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। हाँ। मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। नहीं, जो लोगों का ये सोचना है कि इसमें अगर एक बार हमने वैक्सीनेशन करवाया, बाद में कोई और वायरस आएगा, फिर हम वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, एंटीबॉडीज बगैर वैक्सीन के हमारी बनेंगी नहीं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में लोग कह रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे इसमें वैक्सीन। नहीं, सभी ये र्यूमर ही है और वायरस तो आते रहते हैं। हाँ। और जो भी ठीक ये है। खतरा है तो इसी के लिए हमने टालना पड़ेगा इसको। ठीक है डॉक्टर लोकेश, इस डर को और इस मिसकंसेप्शन को आप लोग कैसे देखते हैं और कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि हम भी समय समय पर लोगों को, क्योंकि अवेयर कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, कुछ और चीज़ें अगर आप अपनी तरफ से बता सकें। हम यही है भी वैक्सीनेशन लगाएं। मैक्सिमम जैसे युवाओं में 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनमें थोड़ा क्रेज बढ़ा है वैक्सीनेशन का। ठीक है डॉक्टर राजेश। ठीक है डॉक्टर राजेश। डॉक्टर लोकेश आप बता। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। जो भी माइल्ड साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कोई बुखार, चक्कर या फिर कोई शरीर दुखता है, माइल्जिया होता है, वह ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2 या 3 दिन में सॉल्व हो जाती है जी। बट वैक्सीनेशन पेशेंट को सीवियर डिजीज से और मोर्टेलिटी से बचाता है। ठीक है। तो वैक्सीनेशन को हमें कराना बहुत जरूरी है। बाकी मैं लोगों को इसी तरीके से जागरूक करना चाहूंगा कि जैसे सरकार ने शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया था, तो मैं कहना चाहूंगा जब हम सब डॉक्टर्स और सब टीम हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन ली है, उसके बाद ही ये जनरल पॉपुलेशन को कहा जा रहा है कि आप भी वैक्सीनेशन करवाइए। बिल्कुल। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर राजेश, आप दोनों जुड़े और तमाम उन सवालों का आपने जवाब दिया जो लोगों के जहन में आज के समय उठ रहे हैं। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से भी यही गुजारिश और यही अपील एक बार फिर से, कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। नंबर हालांकि कम हो रहे हैं और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस महीने के अंत आते आते जो पीक है वो भी गुजर जाए और नंबर और तेज़ी से नीचे की तरफ यानी कि कमी की तरफ चले जाएं और नए केसेस का आना कम हो जाए। लेकिन बावजूद इसके पिछली बार वाली गलती कोई ना करे, ना सरकार ना हम लोग। तैयार रहें, हो सकता थर्ड वेव आ रही हो और हम पहले से अगर तैयारी रखेंगे तो शायद
बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, इसका हिस्सा बने और अपने खुद को और अपने परिवार को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। अमेरिका अब ये छूट कर रहा है, जो लोग 2 बार दो डोज ले चुके हैं, वैक्सीनेशन पूरा कर चुके हैं, वो अब मास्क लगाए बगैर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर कहीं भी आ जा सकते हैं। इस बारे में ये छूट दी गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। यूरोपियन कंट्रीज से भी आ रही हैं, वो भी लॉकडाउन में सख्तियां में कमी अब ला रहे हैं। तो भारत भी अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा तो यहाँ पर भी पाबंदियां कम हो सकती हैं। लेकिन तैयार रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।